आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कश्मीर पे दोस्तों ये सीरीज लेके हम आ गए, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था। चैनल फटाक से सब्सक्राइब कर दो, 1 सेकंड लगेगा सब्सक्राइब करने में, फटाक से करो, लाइक करो, ताकि ऐसे शानदार लेक्चर्स आपको मिलते रहे। तो ये कत्ले आम ये शुरू कैसे हुआ था, देखिए इसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें शुरुआत से लेकर अंत तक, बहुत इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये, इतने लेयर्स पे लेयर्स हैं कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए हम पार्ट वाइज चल रहे हैं। तो बात करेंगे दोस्तों कि कैसे सिचुएशन बदली, वो 3 दिन कैसे गुजरे कश्मीरी पंडितों के। 19 जनवरी 1990 की रात को क्या हुआ जब पूरे कश्मीर में अंधकार छा गया था। प्लानिंग तो ये थी कि 26 जनवरी को कश्मीर को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कश्मीर घोषित कर देंगे और पूरे भारत से काट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो पूरी प्लानिंग के बारे में जानेंगे। कल मैंने बिट्टा कराटे पे लेक्चर दिया था। देखिए एक चीज मैं आपको समझा देता हूं कि बिट्टा कराटे जो है उसने भी आखिरकार मान लिया था कि भाई देखो मिलिटेंट बनना सही नहीं है। वो कल मैं एक बात बताना भूल गया था, उसने भी बोल दिया था कि मिलिटेंट, मैं सबको ये बोलता हूं कि आप मत मिलिटेंट बनिए, क्योंकि दोस्तों इंडियन आर्मी ने इतना भयानक क्रैकडाउन किया और उसके बाद बहुत सारे जो कश्मीरी थे उनको इस बात का बहुत बड़ा पछतावा भी हुआ। जब मैंने बहुत सारे इंटरव्यू सुने ना, बहुत डॉक्यूमेंट्रीज देखी, तो अब इसमें मैंने बहुत ऑलरेडी रिसर्च की हुई है, बहुत किताबें पढ़ी हुई है, तो इसमें उन्होंने साफ साफ उनका कहना था कि भाई हमको बुरा लगता है। उनसे पूछा कि आपके बच्चे मिलिटेंट हैं, कहते हाँ मिलिटेंट हो गए हैं। तो आपको कैसा लगता है? हमको बहुत बुरा लगता है, यहां रहता काम करता, अब हमको बहुत दिक्कत है। तो आप समझिए कि बाद में दिक्कतें हुई हैं काफी ज्यादा, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे दोस्तों पाकिस्तान का इसमें क्या आता है। एक चीज देखेंगे, शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए कश्मीरी पंडितों की हिस्ट्री या कश्मीर की हिस्ट्री, उस पर मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी लिया हुआ है, फिर से मैं ले लूंगा, लेकिन फिलहाल हम इसमें 1947 के बाद की बात करेंगे। तो भाई देखो हमारा जो शानदार कोर्स है यूपीएससी का, टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स, ये चल रहा है। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, लाइव क्लास के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे। टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अपडेट होना शुरू हो गई है, इसमें 1200 सवाल हम आपको प्रैक्टिस करेंगे और सीसैट मिलेगा। तो इस बार यूपीएससी और पीसीएस का एग्जाम हम आपको निकलवाएंगे। ये बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है, तो दोनों ही ले सकते हैं। सीसैट की बात करें तो सिर्फ ये 1800 का कोर्स है, ओनली 1800 का कोर्स हमने निकाला है, और इतना शानदार कंटेंट और कोचिंग्स में 2-3 हजार नहीं 5-6 हजार का मिलता है। ये वाला कोर्स 2700 का है, तो आप ले सकते हैं। इसमें आपको 5 से 6 लाइव क्लास लेती है, एक तो मैं ही लेता हूं, मिलती है मतलब। तो ये शुरुआत इसकी कहां से हुई, ठीक है। अभी कश्मीर फाइल्स मूवी आई है, तो कश्मीर फाइल्स मूवी पे बहुत ज्यादा हो रहा है। अब बहुत लोग बोल रहे हैं, देखिए जेनोसाइड या कत्ले आम तो किसी का भी सही नहीं है, ठीक है, किसी का भी सही नहीं है। एक जान भी जाती है तो बहुत दर्द होता है, लेकिन बात यह है कि राहुल पंडिता का आप इंटरव्यू सुनिएगा। राहुल पंडिता एक जर्नलिस्ट और एक ऑथर है। तो राहुल पंडिता ने बहुत बढ़िया बात कही थी, इन्होंने कश्मीरी पंडितों पे बहुत कुछ बताया है, बहुत सारे इंटरव्यू में। अभी कल मैं इनका रवीश कुमार के साथ इंटरव्यू सुन रहा था, वो जरूर सुनिएगा। सौरभ द्विवेदी लंदन टॉप में इनका इंटरव्यू, वो भी जरूर सुनिएगा। तो उन्होंने बोला कि कॉल स्पेड है स्पेड। प्रॉब्लम ये मैं बताता हूं भारत में क्या है भाई। प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैं बुराई करने की तैयार हूं अगर कोई गलत कर रहा है, ठीक है, सिंपल, अच्छाई करने की तैयार हूं। मैं नरेंद्र मोदी की बहुत बुराई करता हूं, आपने अक्सर देखा होगा कि इनकी पॉलिसीज कई बार ऐसी होती हैं और कुछ ऐसा बयान दे देती है बीजेपी जो बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इनकी तारीफ भी करता हूं, जो इनकी पॉलिसी है वो बहुत सारी पॉलिसीज बहुत अच्छी भी है। ऐसे ही कांग्रेस के साथ मनमोहन सिंह वाज फेनोमेनल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, लेकिन कांग्रेस का दूसरा फिर बहुत दिक्कतें भी करता है। तो अब बात यह है कि जो जैसा वैसा बोलो। प्रॉब्लम यह है ना कि कुछ एक तबका जो है वो बहुत बोलेगा कि कश्मीर में इतना हो रहा है, कश्मीर में लोगों को मारा, कश्मीरियों को मारा जा रहा है, लेकिन जब आप उनसे कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं तो वो चुप हो जाते हैं। यही दिक्कत है। तो आप और उनमें कोई फर्क नहीं है, जैसा है वैसा बोलो, सिंपल, ठीक है। तो ये शुरुआत दोस्तों अगर कश्मीरी पंडितों की बात करें तो ये तो सितंबर 1989 में सीधा यहां पे कंटेंट राइटर ने लिख दिया है, लेकिन इसकी शुरुआत दोस्तों 1947 के बाद से ही हो गई थी, ठीक है, 1947 के बाद से ही हो गई थी। देखिए कश्मीर जो था 1947 में, आपको पता ही है कि 4 राज्य थे भारत के, 4 प्रोविंसेस थे जहां पे दिक्कतें हो गई, ठीक है। एक तो हैदराबाद था, एक जूनागढ़ था, एक त्रावणकोर था और एक कश्मीर था। तो हैदराबाद में सेना भेज दी, 5 दिन के अंदर हैदराबाद हमारा हो गया। वहां के निजाम ने बड़ी दिक्कत कर दी थी।
इधर त्रावणकोर के राजा के ऊपर बम फेंक दिया, तो त्रावणकोर के राजा, क्योंकि पब्लिक चाहती थी हम भारत के साथ जाएं। भाई आजादी में जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947, माउंट बैटन प्लान आया, तो उसमें क्या था, उसमें जो ब्रिटिश के 11 प्रोविंसेस तो थे वो तो भारत के साथ आ गए, लेकिन जो 565 रियासतें थी उसमें 3 ऑप्शन दिए थे ना, कि या तो आप आजाद रह सकते हो, पाकिस्तान के चले जाओ, या भारत के साथ चले जाओ। सबके सब भारत के साथ आ गए, लेकिन इन 4 रियासतों ने प्रॉब्लम कर दी। तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इसमें हैदराबाद भारत के पास आ गया, यहां पे त्रावणकोर भारत के पास, जूनागढ़ भी भारत के पास आ गया। कश्मीर के साथ प्रॉब्लम ये होगी कि हरि सिंह चाहते थे कश्मीर आजाद रहे, ठीक है, डोगरा राजा थे, हरि सिंह चाहते थे कश्मीर आजाद रहे। अब आखिरी वक्त पे जब पाकिस्तान का बहुत ज्यादा खतरा बढ़ गया, तो हरि सिंह ने फिर भारत के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर लिया। अब उसके बाद के शेख अब्दुल्ला फैमिली की बात करें, तो शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। शेख अब्दुल्ला, जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छे दोस्त थे। राजा हरि सिंह का रूल काफी ज्यादा थोड़ा ब्रूटल था, ठीक है, वो काफी ज्यादा क्रैकडाउन करते थे। वहां पे कश्मीरी खड़े हुए। अब जब कश्मीरी खड़े हुए वहां पे, तो उसके बाद ये शेख अब्दुल्ला ने पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई, बाद में इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि भाई सबको लेके चलो, तो शेख अब्दुल्ला बहुत बड़े लीडर वहां के बने। अब जब भारत आजाद होता है, तो एक तरफ हमको मकबूल शेरवानी की कहानी देखने को मिलती है। राहुल पंडिता बताते हैं कि एक तरफ ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कि मकबूल शेरवानी ने भाई, जब पाकिस्तान ने हद से ज्यादा ब्रूटैलिटी कर दी थी, श्रीनगर के थिएटर को रेप हाउस में तब्दील कर दिया था, तब मकबूल शेरवानी ने भगाया था इन सबको। राजा हरि सिंह की सेना छोटी पड़ गई थी, तब मकबूल शेरवानी ने भगाया था, बहुत मारा था, हालांकि उनको भी, मकबूल शेरवानी को भी मार दिया था पाकिस्तानियों ने, ठीक है। और दूसरी तरफ कश्मीरी पंडितों का कहा, कश्मीरी पंडित जो हैं 1947 के बाद से ही, जैसे ही शेख अब्दुल्ला को पावर मिली, जैसे ही कश्मीर जो है वो उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया, कश्मीरी पंडितों का उसी वक्त से ही दिक्कतें शुरू होने लगी, ठीक है। बहुत रिजर्वेशंस, क्योंकि ये बड़े इंटेलिजेंट लोग थे, इनके पास काफी पैसा भी था, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ अच्छा खासा दबदबा था, इंटेलिजेंट, लेकिन धीमे धीमे इनकी पावर्स को छीनना शुरू कर दिया, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज, देखिए जवाहरलाल नेहरू ने मतलब कश्मीर को यहां पे आर्टिकल 370 आया और 35A आया, ठीक है। तो ये एक, मुझे लगता है कि ये एक थोड़ा सा रॉन्ग डिसीजन था। लेकिन एक चीज बता दूं कि जब यही जवाहरलाल नेहरू है जिन्होंने शेख अब्दुल्ला को जेल में भी डाल दिया था। बहुत जबरदस्त नेता थे जवाहरलाल नेहरू। शेख अब्दुल्ला पहले तो बहुत था कि कश्मीर, देखिए उस समय कश्मीर का मामला बड़ा गड़बड़ था, किसी तरीके से कश्मीर को संभालना था। तो जवाहरलाल नेहरू को लगा कि 370 और 35 से कश्मीर समझ जाएगा, कश्मीर को अपना संविधान दे दो। उस समय तो कश्मीर में प्रधानमंत्री और अपने सब होते थे ना, ऐसा हिसाब किताब था, उनका अलग फ्लैग था, अलग संविधान, डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स को छोड़ के भारत सरकार के पास कश्मीर के मसले पर कुछ नहीं था। लेकिन जब 1953 में कांग्रेस को यह पता लगा, जवाहरलाल नेहरू को पता लगा कि शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा याराना कर रहे हैं, तो उनको 13 साल के लिए जेल में डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि 1960s आता है। देखिए माइनॉरिटीज में कश्मीरी पंडित थे कश्मीर में, बल्कि कश्मीरी पंडित मूल निवासी हैं। भाई अल्टीमेटली जितने भी आप मुस्लिम्स देख रहे हो कश्मीर में, वो कन्वर्टेड ही है, ठीक है। भाई इस्लाम तो बहुत बाद में आया ना, वो तो 15-16 सेंचुरी में कश्मीर आया। तो सबके सब, या तो आप अब्दुल्ला फैमिली को भी देखो तो उनकी जनरेशंस देखो तो भी आपको पंडित ही मिलेंगे, ठीक है। तो कश्मीरी पंडित यहाँ के मूल निवासी थे, लेकिन धीमे धीमे वो माइनॉरिटी में होने लगे। अब जो ग्रुप माइनॉरिटी में होता है उसको दिक्कत आती ही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये हुई कि धीमे धीमे, एक तो कश्मीर में ये था कि कश्मीर को अलग करो, और इस पे कुछ हो नहीं रहा था, हो भी नहीं सकता था। तो धीमे धीमे यहां पे कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगी जो कश्मीर को अलग करवाने की बात करने लगी, ठीक है। इसमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट मेन थी। 1971 में इंडो बांग्लादेश वॉर होता है, जिसमें बांग्लादेश अलग देश हो गया। हमने पाकिस्तान की पूरी फौज को अपने कब्जे में ले लिया, पूरी फौज ने समर्पण कर दिया था ना। अगर हम चाहते तो अगले दिन पाकिस्तान को इन्वेट करते, पूरा पाकिस्तान हमारा हो जाता, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बनता है। 1971 का वॉर का ये हालत हुई है। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, कि ये वॉर में पूरी हरा दिया यहां पे पाकिस्तान को, ठीक है, भगा दिया, बांग्लादेश अलग देश हो गया। इसका बदला लेना था पाकिस्तान को किसी भी तरीके से। जुल्फिकार अली भुट्टो आए, यही जुल्फिकार अली भुट्टो, इंदिरा गांधी से भीख मांगी इन्होंने लिटरली कि प्लीज हमको हमारे सैनिक वापस कर दो। तो इंदिरा गांधी ने 90,000 सैनिक इनके वापस कर दिए। अब इनकी बेटी थी बेनजीर भुट्टो, ठीक है।
आपने मूवी में देखा होगा कि बेनजीर भुट्टो का बहुत बड़ा, वो जो टीवी पे नहीं चिल्ला रही है आजादी आजादी, कश्मीर मांगे आजादी, हर कोई चाहता है आजादी, इसमें आपका खून है, इसमें अल्लाह का खून है, वो बहुत लंबी चौड़ी स्पीच वो बेनजीर भुट्टो जो देती हैं। बेनजीर भुट्टो ने माहौल खराब करने में सबसे बड़ा काम किया था। और आपको बता दूं कि जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी थी, तो जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी थी जिया उल हक ने। अब समझिए पूरा का पूरा मांजरा क्या था कि 1974 में जब इंदिरा शेख एकॉर्ड साइन हुए, क्योंकि यहां पे पाकिस्तान से जुल्फिकार अली भुट्टो आए, अपनी पूरी की पूरी फौज लेके वो चले गए। 1974 में इंदिरा शेख एकॉर्ड साइन हुए। शेख अब्दुल्ला को चाहिए थी पावर। इंदिरा गांधी ने बोला कि तुम भारत को एक्सेप्ट करोगे, भारत विरोधी नहीं लगोगे, कुछ भी नारे, ये कुछ गड़बड़ी नहीं करेगी, करोगे तुमको सिर्फ एक चीज करनी है, भारत का हर तरीके से साथ देना है, बदले में हम तुमको चीफ मिनिस्टर बना देंगे। शेख अब्दुल्ला मान गए। तो अब पहली बात का को जवाब मिल गया, प्लेबीसाइट तो कभी होना ही नहीं था और ना कभी होगा। पहली बात तो कश्मीर भारत का हिस्सा है। दूसरी चीज, यहां का सबसे बड़ा लीडर ही मान गया था कि हम प्लेबीसाइट की मांग ही छोड़ देंगे। 1970s में ही डिसाइड हो गया था। 1979 में, मैं आपको भारत और पाकिस्तान इसलिए पैरेलली बता रहा हूं कि आपको अभी पता चलेगा क्या हुआ। 1979 में जब जनरल जिया उल हक ने पाकिस्तान की सत्ता को टेक ओवर किया तो दिक्कत हुई। देखिए जिया उल हक की बात करें तो वो कट्टर इस्लामी थे, पढ़े लिखे तो थे नहीं, कट्टर इस्लामी थे। इससे पहले पाकिस्तान इतना ज्यादा रेडिकलाइज्ड नहीं था, वो था रेडिकलाइज्ड लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। जिया उल हक ने पूरे पाकिस्तान का इस्लामीकरण कर दिया और उन्होंने बोला कि जहां जहां भारत में इंसर्जेंसी है वहां जाओ, सेना भेजो, उसको तोड़ो। देखिए ओरिजिनल एम क्या था, ओरिजिनल एम 1980s में पंजाब में इंसर्जेंसी थी, तो पाकिस्तान के आईएसआई ने भर भर के पंजाब को, खालिस्तानियों को मदद दी, ठीक है। बदले में यहां पे क्या हुआ कि कुछ लोगों को, कुछ मुजाहिद को उन्होंने कश्मीर में भी छोड़ दिया कि जो कश्मीर में भी दिक्कतें फैलाओ बेटा, ठीक है। तो ये चीज थी। अब 1979 में ही ईरान में रेवोल्यूशन आ गया, इस्लामिक रेवोल्यूशन आ गया, आयतुल्लाह खोमेनी आ गए। अब इससे कश्मीरी जो थे, जिनको आजादी चाहिए थी, जो अलगाववादी थे, प्लस पाकिस्तान, वो एकदम समझ लीजिए क्लाउड 9 पे, 7वें आसमान पे, कि भाई जब यहां पे रेवोल्यूशन आ सकता है तो हम कहीं पे भी आजादी ले सकते हैं। अब समझो क्या हुआ, 1980s का जमाना आता है। 1980s में क्या हुआ कि यहां पे इंदिरा गांधी, भाई जवाहरलाल नेहरू खुद कश्मीरी पंडित थे यार। इंदिरा गांधी ने ओपन लेटर में लिखा है कि मुझे कश्मीरी पंडितों का सलूक देके बहुत खराब लगता है जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। 1980s आता है तो 1984, ठीक है, 1984 तक तो इंदिरा गांधी रही। इसी दौरान क्या हुआ, 1982 में शेख अब्दुल्ला की हो गई मौत। उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला ने सत्ता को लिया। ओके, अब जैसे शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू दोस्त थे ना, वैसे ही फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी दोस्त थे। दोनों का तगड़ा याराना था, समझे आप। फारूक अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन उनकी 1-2 साल सरकार रही, वो कभी बनते कभी बिगड़ते। उनको हटा के फिर कांग्रेस GM शाह को लेके आई। देखिए फारूक अब्दुल्ला जो है ना, उनके बारे में ये मूवी में डायलॉग है, वो जब दिल्ली जाते थे तो सेक्युलर अपने आप को दिखाते थे, लेकिन जब वो कश्मीर में रहते थे ना तो अपने आप को बहुत बड़ा कम्युनल दिखाते थे, ठीक है। अभी देखिएगा, अभी जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, सारी की सारी कड़ियां जुड़ जाएंगी एक तरीके से, ठीक है। तो अपने आप को बहुत बड़ा, भाई फारूक अब्दुल्ला ने 2500 कश्मीर के 2500 गांव का नाम जो है उसका इस्लामीकरण कर दिया था, वो इस्लामिक नाम पे रख दिए थे। तो ये जब एक्टिविटीज देखी ना तो यहां पे तख्ता पलट कर दिया एक तरीके से। कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार थी तो कांग्रेस ने इन्हीं के ही रिलेटिव GM शाह को सपोर्ट कर दिया। अब GM शाह भी ऐसे ही निकले, 1984 से लेकर 1986 तक GM शाह की कश्मीर सरकार रही, लेकिन GM शाह भी ऐसे ही निकले। उन्होंने भी भयानक अनस्टेबिलिटी, इनफैक्ट उन्होंने कश्मीर के लिबरेशन को और ज्यादा बढ़ावा दिया। ये जो अलगाववादी ऑर्गेनाइजेशन थी ना, ये और तगड़े से आ गई। तो आप क्या अभी तक समझे, आप अभी तक ये समझे कि एक तो पाकिस्तान में जो सत्ता छिनी है, जिया उल हक है, उसने ये बोला कि भाई जाओ कश्मीर में। ऊपर से 1979 में जो ईरान में रेवोल्यूशन हुआ, बहुत सारे मुजाहिदीन से जो हैं वो भी पाकिस्तान के साथ हो गए और बोला कि हम कश्मीर में जाके लड़ेंगे। ऊपर से कश्मीर में जो अलगाववादी संगठन है उनको पाकिस्तान प्लस ईरान प्लस अफगानिस्तान में भी प्रॉब्लम हुई। तो
इतना ज्यादा उनको बल मिल रहा था कि कुछ भी करके, और ऊपर से केंद्र बहुत वीक था, जो सेंटर था ना वो बहुत वीक था, और स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा वीक थी, और उनको लग रहा था कि ये सरकार जो है जीएम शाह कहीं ना कहीं हमारे लिए काम कर रहे हैं। अब कश्मीरी पंडितों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा शुरू हो गई। अब कश्मीरी पंडितों को देखिए 1987 आया, कश्मीरी पंडितों को अभी तक लग रहा था कि भाई हम यहां पे रह रहे हैं, हमारी पुश्तें यहां पे रह रही हैं, हम बहुत समय से यहां पे रह रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अरे यार यही कश्मीरी हमारे भाई हैं, ये हम पे कभी हमला नहीं करेंगे। लेकिन माहौल बहुत खराब होने लगा था दोस्तों। माहौल यहां पे सीधा बोला जा रहा था कि आप कश्मीर छोड़ के चले जाएं, माहौल खराब हो चुका है। अब 1986 में जीएम शाह की सरकार को हटा दिया। फिर यहां पे राजीव शेख अकॉर्ड्स हुए, मतलब राजीव गांधी ने फारूक अब्दुल्ला से यह साइन किया। राजीव गांधी ने बोला कि तुम हमको सपोर्ट करो और हम तुमको सपोर्ट करेंगे, हम तुमको चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला मान गए। 3 महीने तक 1986 में 3 महीने तक फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर रहे। उसके तुरंत बाद 1987 में हुए इलेक्शंस। ये इलेक्शंस, अब सुनिएगा, ये इलेक्शन टर्निंग पॉइंट रहा कश्मीर के इतिहास में। ये इलेक्शन ने सब बदल दिया, इतिहास बदल दिया। कैसे इतिहास बदल दिया? 1987 में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस का सपोर्ट था इनको, इनके सामने खड़ी थी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। ये मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट कौन थे? ये वो थे जितने भी अलगाववादी हैं ना, उन्होंने बोला हम इलेक्शन लड़ेंगे। इसमें जितने ज्यादातर लोग जो इलेक्शन लड़ रहे थे सब बाद में मिलिटेंट हो गए। सैयद सलाहुद्दीन, यासीन मलिक, सब के सब मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट में थे। अब हुआ क्या कि जब 1987 के रिजल्ट आए तो इनको 5 से कम सीटें मिली, जीत गई कांग्रेस और जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ने बोला कि भाई हम जीत रहे थे, जहां पे हम जीत रहे थे वहां पे कांग्रेस ने धांधली करके हमको हरवा दिया। फारूक अब्दुल्ला ने ये खुद बात मानी है कि इंटरव्यू में कि हां ऐसा हुआ था, धांधली हुई थी। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ने बोला कि कोई फायदा नहीं है, सरकार कुछ करेगी नहीं, ले लो आजादी। पूरा धड़ा टूटा, अलग अलग ग्रुप बन गए। पहले भी थे जमाते इस्लामी, जो कि बहुत ज्यादा इसके लिए काम करता था। कश्मीर का इस्लामीकरण अब शुरू होने लगा। राहुल पंडिता बताते हैं कि द फर्स्ट कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस को रोका जा सकता था, जेनोसाइड को रोका जा सकता था, लेकिन जो सबसे बड़ा मूल कारण था वो कश्मीर का इस्लामीकरण था। ठीक है, पूरा रेडिकलाइज करना शुरू कर दिया 1987 के बाद से। अब समझिए क्या हुआ। 1987 से लेकर 1990 तक ये 3 साल कश्मीर एक अंधकार युग में चला गया। 1989 में केंद्र में सरकार बदल गई और एक बहुत ही वीक गवर्नमेंट आई, वीपी सिंह, बहुत ही वीक गवर्नमेंट आई केंद्र में। मुफ्ती मोहम्मद सईद आपको पता ही है, राजीव गांधी के साथ भी थे मिनिस्टर। वीपी सिंह की गवर्नमेंट में भी वो होम मिनिस्टर बने, है ना। 1987 के बाद एक के बाद एक ये जो अलगाववादी ग्रुप थे ना, इन्होंने पूरे कश्मीर का इस्लामीकरण करना शुरू कर दिया। इनका एक ही नारा था, कश्मीर चलेगा तो शरिया लॉ पे चलेगा। ब्यूटी पार्लर्स बंद कराए गए। औरतों को, 3 मुस्लिम औरतों को मार दिया गया था दिन दहाड़े। जैसे तालिबान होता है ना, कश्मीर एक तरह कुछ समय के लिए तालिबान हो गया था। 3 कश्मीरी औरतों को दिन दहाड़े मार दिया गया था। ठीक है, मुस्लिम्स थी वो, उनको खत्म कर दिया गया क्योंकि उन्होंने बुर्का नहीं पहना था। इसलिए उन्होंने, मतलब जो होता है ना, जो आप तालिबान में आप देख रहे हो ना कि पार्लर बंद कराओ, थिएटर्स बंद कराओ, म्यूजिक नहीं चलेगा, दीवारों पे लिखवाया जाने लगा कश्मीर पंडित वापस जाओ। कश्मीरी पंडित हर दीवारों पे आपको देखने को मिलेगा। जो मुस्लिम्स जिन्होंने कश्मीरी पंडित के साथ दे, उनको भी सजा मिली। बिट्टा कराटे अपने इंटरव्यू में बोला है कि मैंने मुस्लिमों को भी मारा, बिल्कुल मारा मैंने, कोई बचा ही नहीं यहां पे, समझिए। तो अब हुआ क्या कि 1987 के बाद सरकार एक तो बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ गई, बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ गई। अब समझिए 1980s में एक और डेवलपमेंट हुई थी। ठीक है, एक और डेवलपमेंट कश्मीर में हुई थी। जगमोहन, वन मैन आर्मी जगमोहन, पद्मश्री पद्मभूषण जगमोहन, आईएएस ऑफिसर जगमोहन मल्होत्रा, डिग्निफाइड, इससे पहले गोवा पनिशमेंट पोस्टिंग के लिए गोवा भेजा गया था, दिल्ली में भी रहे ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पे। इतना जबरदस्त काम किया इन्होंने। जगमोहन मल्होत्रा को एक तरीके से सेवियर माना जाता है, समझ लीजिए। बहुत लोग इनके खिलाफ भी बोलते हैं, बहुत लोग इनको खलनायक भी मानते हैं। कश्मीरी जो है ना, देखिए
जब यह पूछा जाता है कि कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस कैसे हुआ, तो जो अलगाववादी बोलते हैं जगमोहन की वजह से, इनकी वजह से एक्सोडस हुआ। कैसे हुआ वो मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूं। तो 1980s में ये गवर्नर बन के आया कश्मीर के। इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि उस समय शेख अब्दुल्ला ने बोल दिया था कि अगर ये उस समय इलेक्शन लड़ते तो जीत जाते ही। इन्होंने मस्जिदों में बहुत काम कराए, मंदिरों को इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाए, रोडें चौड़ी करवाई, स्कूल खुलवाए, बहुत बेहतरीन काम था जगमोहन का। अब समझिए क्या हुआ। जगमोहन को आप याद रखिएगा क्योंकि अभी इनका नाम आने वाला है। तो 1987 के बाद 1989 में सरकार जो है, देखिए 1987 से 1989 तक, ये 2 साल तक पाकिस्तान में भर भर के रिसोर्सेस, असलहे आते थे। बहुत सारी रिपोर्ट्स यहां पे सरकार को बताई गई कि जो चरवाहे हैं ना, जो वहां पे शेफर्ड्स हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान से गोला बारूद लेके आ रहे हैं, 400 500 AK-47 लेके आ रही है। जब आर्मी रेड मारती थी ना 1990 के बाद से, आर्मी के होश उड़ जाते थे। हजारों के पिस्टल्स, लाखों बॉम्ब्स, सैकड़ों यहां पे AK-47। बोले क्या भाई क्या हो रही है, ऐसा हिसाब किताब था। लेकिन सरकार ने कुछ किया नहीं। राहुल पंडिता दूसरा जो बताते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी तरीके से फेलियर थी ये। अब मैं बताता हूं कैसे। 1989 में सरकार चली गई यहां पे कांग्रेस की, वीपी सिंह की सरकार आ गई। जमाते इस्लामी फोर फ्रंट पे था। कश्मीरी पंडितों को सीधा ये बोलता था कि निकलो यहां से, लेकिन तभी तक पंडितों को ये एहसास था कि ऐसा कुछ होगा नहीं। उस समय तो नहीं कोई वो था ना, ऐसा कुछ होगा नहीं, चीजें सामान्य रहेगी। लेकिन हुआ। रूबिका सईद का मर्डर, सॉरी किडनैपिंग, मर्डर कह रहा हूं, किडनैपिंग। रूबिका सईद मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी थी। इनको किडनैप कर लिया। अब समझिए, आप जिन्होंने किडनैप किया था, खुलेआम मारते थे वो सबको, खुलेआम। जिन्होंने किडनैप किया था उन्होंने बोला 4 आतंकियों को छोड़ दो, हम रूबिका सईद को छोड़ देंगे। सरकार झुक गई। आपको पता है, सरकार ने रूबिका सईद के बदले 4 आतंकियों को छोड़ दिया। इट वॉज द फाइनल नेल इन द कॉफिन। पूरे कश्मीर को और पूरे पाकिस्तान को यह यकीन हो गया कि सरकार अब कुछ नहीं कर पाएगी। सरकार आतंकियों के सामने झुक गई है, सरकार खत्म हो गई है, अब हम रूल करने वाले हैं। सरकार अगर सख्त होती तो आतंकियों को छोड़ती नहीं, लेकिन इनका यह मतलब था, आपको दिवाली मन गई थी उस समय कश्मीर में, जगह जगह पटाखे फोड़े जा रहे थे, पाकिस्तान का झंडा लहराया जा रहा था। श्रीनगर चौक पे पाकिस्तान का झंडा, भारत का झंडा उतार के फेंक के पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया था। ये तो खैर 1990s में होता, उसकी बात करेंगे। जगह जगह पे जहां पे भी भीड़ लगती थी वहां पे मिलिटेंट्स AK-47 लेके घूमते थे। गली गली में हर जगह AK-47 लेके घूम रहे मिलिटेंट्स। प्रॉब्लम अब शुरू होने वाली है। ये तो ठीक है, मैं टाइमलाइन पे आता हूं सीधा। ये तो अभी हम अब बताएंगे। इसमें 1989 का मर्डर, अरे यार कोई बात नहीं। 1989 को टीका लाल टपलू सितंबर 1989 को मार दिया। ये पहला मर्डर था। टीका लाल टपलू को यहां पे घर के बाहर गोली मार दी। कश्मीरी पंडित थे ये, बीजेपी के वो थे, बीजेपी के वर्कर थे ये, ठीक है। इसके बाद जस्टिस गंजू, जिन्होंने मकबूल भट्ट को फांसी की सजा दी थी, उनको मार दिया। अब शेख अब्दुल्ला ने यहां पे दे दिया रेजिग्नेशन, फारूक अब्दुल्ला ने, ठीक है, फारूक अब्दुल्ला ने रेजिग्नेशन दिया। चीजें बद से बदतर होती गई। जनवरी जब शुरू हुआ, जनवरी 19 मतलब ये 18 दिन के अंदर अंदर कश्मीरी पंडितों पे हमले हुए, आर्मी पे हमले हुए। डर का माहौल यह था दोस्तों कि जो पुलिस थी, पुलिस वो थर थर कांपती थी। पुलिस को अगर कोई पंडित फोन करता था ना, पुलिस कहती थी भाई हम इससे बाहर हैं, हमको भी यहीं पे जीना है, वो हमको मार देंगे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से फेल, कोलैप्स हो गया था। जगमोहन अपनी किताब में लिखते हैं फ्रोजन टर्बुलेंस में, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया था। तो जगमोहन थे कहां? समझिए, जगमोहन वापस चले गए थे। वीपी सिंह ने, डिस्पाइट इनके बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे, वीपी सिंह ने जगमोहन को दोबारा भेजा। अब समझिए क्या हुआ कि 19 जनवरी 1990, इससे 2 दिन पहले यहां पे इस्तीफा दे दिया फारूक अब्दुल्ला ने। जो कश्मीर मिलिटेंट्स हैं
उनको और ज्यादा कि अब तो कोई सरकार भी नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर में कोई गवर्नर नहीं है, यानी कि देयर वॉज नथिंग इन कश्मीर, सिर्फ और सिर्फ अंधकार। भारत स्टेट कट गया था 19 जनवरी को, ना कोई सरकार ना कोई गवर्नर। वीपी सिंह ने आनन फानन में जगमोहन को भेजा कि जाओ कश्मीर, लेकिन जगमोहन पहुंच नहीं पाए। अब समझिए, मस्जिदों से दोस्तों, मस्जिदों में इससे पहले भी होने लगा था, लेकिन वहां पे यह आह्वान दिया गया, निकल जाओ। कश्मीरी पंडितों को यह बोला निकल जाओ, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। राहुल पंडिता खुद बताते हैं कि वो कश्मीर मस्जिदों से यह बोला जा रहा था कि हम नया कश्मीर बनाएंगे, हम नया राज्य बनाएंगे, कश्मीरी आदमियों के बिना नहीं, कश्मीरी औरतों के साथ, कश्मीरी पंडितों के औरतों के साथ। यह बोला था कि हम नया कश्मीर, और बहुत ऐसे ऐसे नारे, ऐसी ऐसी बातें की गई जो कि यहां पे बोलना भी बहुत ज्यादा गलत है। लाउड स्पीकर पे यह बजने लगा। अभी तक कश्मीरी पंडितों को लग रहा था कुछ नहीं होगा, मौतें हो रही थी, लेकिन 19 जनवरी की रात को समझ में आ गया, खत्म, पूरे कश्मीर की इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई। और यहां पे मिलिटेंट्स ढूंढ ढूंढ के कश्मीरी पंडितों को मार रहे थे। जो मिल गए उनको गोली मारी, औरतों के साथ बहुत बर्बरता की गई। कल ओवैसी बता रहे थे कि 88 कश्मीरी पंडितों को मारा। ओवैसी थोड़ा सा क्या ही बताऊं मैं उनको, कम से कम दोस्तों 1000 से ज्यादा, राहुल पंडिता तो बताते हैं कि 10,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित मारे गए। 10,000। अब आप तो बोल रहे हो 1000 से ज्यादा तो कश्मीरी पंडित, और तो वो तो ठीक है, लेकिन जो कैंप्स लगाए गए थे ना, जागृति, जो जम्मू कश्मीर में कैंप, वहां पे भी कितने कश्मीरी पंडित मर गए, उसकी भी हम बात करेंगे। तो 19 जनवरी को देयर वाज टोटल लॉलेसनेस इन कश्मीर, ना कोई सरकार ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ मिलिटेंट। पाकिस्तान ने यह बोला था कि तुम एक काम करो, तुमको कुछ नहीं करना है, तुम जाके कश्मीर खत्म करो, तुम अनस्टेबिलिटी फैलाओ, वहां पे आर्मी को मारो, वहां पे जिसको मारना है मारो, हम पीछे से फौज भेज देंगे, तुम अनस्टेबिलिटी, पूरी पब्लिक तुम्हारे साथ, और पीछे से फौज भेज देंगे, हम पूरा कश्मीर आजाद करा लेंगे। कश्मीर आजाद नहीं करना था, कश्मीर जाना था पाकिस्तान के साथ, सिंपल। ये जितने भी अलगाववादी थे ये अभी भी पाकिस्तान प्रेमी हैं, ठीक है, ये चीज हुई। अब समझिए कि 19 जनवरी को रातों रात कश्मीरी पंडित सब लेके भाग गए, मतलब सब इन द सेंस की, मतलब देखिए यहां पे राहुल पंडिता एक और चीज बताते हैं कि जब ये मस्जिदों से, लाउड स्पीकर से ये आवाजें आ रही थी, तो जो औरतें थी वो बहुत ज्यादा डर गई थी। तो औरतों ने ये बोला था कि हमको अपनी डिग्निटी बचानी है, हम इनके साथ तो रहेंगे नहीं, ठीक है, हमको अपनी डिग्निटी बचानी है, तो अगर ऐसा कुछ हो तो हम अपने आप को मार लेंगे या खत्म कर देंगे, लेकिन हम इनके हाथ तो नहीं पड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। रातों रात कश्मीरी पंडित निकलते हैं, हालांकि फेजेस में हुआ, लेकिन 19 जनवरी 1990 की रात को कश्मीरी पंडित अंधेरे में निकले, जिसको जो मिला वो वहां से निकल गया, पैदल, गाड़ी, हर तरफ से जो जिसको जानता था, ब्यूरोक्रेट, पुलिस, सबको फोन किया कि हमको बचा लो, लेकिन कोई भी बचाने नहीं आया। उस रात को कत्ले आम शुरू होता है दोस्तों, कत्ले आम। घर में घुस के मिलिटेंट्स ने मारा, औरतों के साथ बहुत बर्बरता की, बलात्कार के भी इंस्टेंसेस सामने आए हैं, दिक्कत हुई, सबको मारा। और रात ही रात फिर कश्मीरी पंडितों को, जो इतना आलिशान तरीके से रहते थे, वो इतने बढ़िया तरीके से रहते थे, वो एक सूटकेस, और वो भी एक सूटकेस भी उनके पास नहीं बचा था, वो भी छोड़ के कि सबसे पहले अपनी जान बचाओ। अब प्लान ये था कि 26 जनवरी को, 26 जनवरी को हम कश्मीर को आजाद कर लेंगे, भारत का झंडा हटा के पाकिस्तान का झंडा लहरा देंगे, या कश्मीर आजाद हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा कश्मीर। प्लान ये था पूरा का पूरा, और इसकी तैयारी हो गई थी 19 जनवरी से लेकर 20 जनवरी, 21 जनवरी तक, इनफैक्ट नहीं, 19-20 जनवरी तक आप समझिए, 19 से 20 जनवरी 2 दिन जो है, 2 दिन ये यहां पे पूरा मिलिटेंट का कब्जा, ठीक है, कश्मीरी पंडित भागे, जिसको जो मिला वैसे भाग गया। अब दोस्तों हुआ क्या कि जब इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन आर्मी को ये इनपुट मिला, तो इंडियन आर्मी परेशान हो गई, है ना, बोला कि भाई ये क्या बकवास है। तुरंत वीपी सिंह ने जगमोहन को बोला जाओ। अच्छा, जगमोहन 19 जनवरी को आने वाले थे, नहीं आ पाए। 20 जनवरी को श्रीनगर, जम्मू में आ गए थे, लेकिन वो कश्मीर नहीं जा पाए क्योंकि मौसम खराब था। अगर उस समय जगमोहन आ जाते, ठीक है, तो ये चीजें रुक सकती थी। जैसे ही जगमोहन आए, जगमोहन ने बोला कि बहुत लोग बोले मुझे विलन, लेकिन मुझे जो सही लगता था मैंने किया। जैसे ही जगमोहन ने आखिरी जब आए वो 20 जनवरी को, ने अपील की थी कश्मीरी पंडितों से कि मत जाओ, आप आर्मी को भेजते ना, आप आर्मी को भेज देते,
सिंपल सी बात है, सरकार को आर्मी को पहले ही भेज देना चाहिए था, कश्मीरी पंडितों को बचा लेना चाहिए था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन 2-3 दिन लेट हो गई है। उसके बाद हमारी आर्मी गई, 21 जनवरी बीएसएफ सीआरपीएफ पहुंची, खेल खत्म कर दिया यहां पे मिलिटेंट्स का। इतना मारा है यहां पे मिलिटेंट्स को, ढूंढ ढूंढ के मारा। यासीन मलिक को इतना मारा कि उसका कान ही टूट गया, फट गया इसका कान, ठीक है। यासीन मलिक भाई इंटरोगेशन सेंटर बना दिए थे। देखिए यहां पे आपको यह भी समझना पड़ेगा कि आर्मी की भी कुछ गलती रही है, शुरुआत में रही है गलती। देखिए गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स थे जो बेगुनाह थे जिनको डाल दिया, लेकिन कोई चारा नहीं था हमारे पास। क्या कश्मीर को जलने देते? या तो आप पहले से, अगर आपको इतने ही हैं तो आप पहले से ही समझ के चलते ना कि हमको ये सब करना ही नहीं है, लेकिन आपने समझा नहीं तो उसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। आर्मी आई, फिर जगमोहन ने तुरंत कर्फ्यू लगाया कि कर्फ्यू लगाओ, तुरंत कर्फ्यू लगाया। आर्मी ने फिर तलाशी शुरू हुई। ग्वाकेडाल मसाकर का नाम सुना है? प्रोटेस्ट हो रहे थे यहां पे, सीआरपीएफ ने गोली चला दी, बहुत पाकिस्तान वाले नारे लग रहे थे, 50 प्रोटेस्टर्स मारे गए। बहुत लोग बोलेंगे मसाकर है, ये तो मुस्लिमों पे हमला है, ये तो, लेकिन दोस्तों आर्मी के पास क्या चारा था बता दीजिए? कोई चारा नहीं था। तुरंत यहां पे जगमोहन ने कर्फ्यू लगाया और उसके बाद चीजें फिर सामान्य हुई। अब कश्मीरी पंडितों को रहना पड़ा कहां पे? कैंप्स में। ये कश्मीरी पंडित रातों रात बेघर हो गए, ये जम्मू कश्मीर में जागृति कैंप्स में रहे। अब वहां पे कश्मीरी पंडित, उनको लगा कि शायद 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद चीजें सामान्य हो जाएगी, लेकिन सामान्य ही नहीं हुई। अपने ही देश में रेफ्यूजी बनकर आज भी रहने कश्मीरी पंडित, हालांकि अब तो बहुत अच्छा हो गया है, अब तो काफी कश्मीरी पंडितों ने बाहर भी घर ले लिए, लेकिन अपने कश्मीर को कभी वापस नहीं जा पाए। अब समझिए, ठीक है। अब यहां पे जो कश्मीर है, जो अभी अलगाववादी हैं, अब उनको बहुत मारा, ठीक है, खत्म कर दिया। सैयद सलाउद्दीन भाग गया और बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सज्जाद लोन, यासीन मलिक, वो गांधी बन गए कि भाई हम तो देखो आर्मी से तो नामुमकिन है जीतना। और ये जितने भी मिलिटेंट है, बाद में कश्मीरियों को भी देखिए, बहुत सारे कश्मीरी डर भी गए थे कि यार ये बहुत गलत हो रहा है। कुछ कश्मीरियों ने जान भी बचाई थी कश्मीरी पंडितों की, यस ये भी सही है, लेकिन कुछ कश्मीरियों ने मदद भी की थी। भाई इतनी बड़ी भीड़ कहां से आ गई? थे तो आम कश्मीरी युवा थे ये। अब समझिए हुआ क्या कि यहां पे जो कश्मीरी पंडित हैं, ठीक है, जो कश्मीरी हैं, जब आर्मी ने क्रैकडाउन करना शुरू किया, कुछ मुसलमानों ने बोला कि आप मत जाओ, कश्मीरी पंडितों से बोला मत जाओ, लेकिन क्या करते वहां पे मरते, क्योंकि अगर तुमने किया तो स्टेट क्रैकडाउन करेगा। अब स्टेट ने क्रैकडाउन किया। यहां पे अलगाववादियों का यह बोलना है कि जगमोहन ने तुम्हारी जान ली है, जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों को भगाया है, और ये जगमोहन की सोची समझी शादी से कश्मीरी पंडित जाए, उनको रोका ना जाए और उसके बाद स्टेट क्रैकडाउन करे। झूठ है ये, पूरी तरीके से झूठ है। जो भी बच गया ना कश्मीर, वो जगमोहन की ही वजह से और इंडियन आर्मी की वजह से। इंडियन आर्मी जो है, जगमोहन जो है, फिर वहां पर तुरंत गए और उसके बाद कर्फ्यू लगाया, चीजों को समान किया, वरना 26 जनवरी को बहुत दिक्कत हो जाती। फिर उसके बाद सबकी तलाशी हुई। अशफाक वानी जो देता था ऑर्डर्स, मारो, बीएसएफ ने उसको उड़ा दिया, एनकाउंटर में बुरी तरीके से मार दिया, बहुत निहत्तों की जानें ली उसने, बीएसएफ ने उड़ा दिया सबको। एक मिलिटेंट को घर में घुस के मारा गया। 400 से ज्यादा आतंकी मारे गए, 400 से ज्यादा आतंकी, 4000 से ज्यादा को सिलेक्ट किया गया। आर्मी ने इंटरोगेशन रूम बनाया था, वहां पे आर्मी सच उगलवाने के लिए साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करती थी, और वहीं पे बिट्टा कराटे, यासीन मलिक, वहीं पे रखा जाता था इनको। बहुत मारे इन सबको कि कश्मीर चाहिए, अभी बताते हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ ना कि जो कश्मीरी थे उनको भी थोड़ा सा ये लगा, बहुत सारे बच्चे बाद में कश्मीर ने एक्सेप्ट किया कि भाई इतनी बुरी हालत हो गई दोस्तों, 1991 से लेकर 1996 तक इधर कश्मीरी पंडित जो हैं वो बेचारे कैंप्स में रह रहे हैं। कितने कश्मीरी पंडित, तो किसी को सांप ने काट लिया, कोई बिच्छू ने काट लिया, आधे से ज्यादा जो बुजुर्ग थे ना उनको डायमेंशिया हो गया, वो पागल हो गए। ऐसा उन्होंने कत्लेआम देखा। आज भी किसी कश्मीरी पंडित से आप मिलेंगे ना, वो रोने लगेंगे, उनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। आधा तो ये था। और जो कश्मीर में जो कश्मीरी थे उनको भी इसकी सजा मिली। आपको पता है 5 साल तक कोई टूरिस्ट बंद, पूरा आर्मी का रूल, कर्फ्यू लगा था, आसपास लग गया यहां पे, पूरा आर्मी का 5 साल तक कोई टूरिस्ट नहीं आया, कुछ नहीं, इकोनॉमिक ठप, सब खत्म। खुद कह रहे थे कि मेरा बेटा मिलिटेंट है, और मुझे इस बात का बहुत दुख है, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा मिलिटेंट हो, लेकिन गया। और बाद में पाकिस्तानियों ने अपना सपोर्ट खींच लिया। पाकिस्तान की औकात क्या है, क्या है वो दोस्तों, 2 दिन का खेल है, बस खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है वो क्या, वो बस वही है ना कि वो झांसा दिया, उसमें आ गए। तो बाद में बिट्टा कराटे ने खुद इंटरव्यू में बोला कि भाई मिलिटेंट नहीं बनो, मैं नहीं चाहता किसी को मिलिटेंट, वो ना बने, नहीं जीत सकते भाई, नामुमकिन है स्टेट से जीतना, ये चीज है।
तो जितने भी मिलिटेंट थे ना वो सब के सब अब लाइन पे आ गए हैं, सब डेमोक्रेटिक तरीके से, या फिर सब गांधी बन के सब अब बोल रहे हैं कि भैया हमको तो बातचीत का रास्ता चाहिए। ये हिसाब किताब है। तो 1991 से लेकर 1996 तक आर्मी रूल लगा, 5 साल तक प्रेसिडेंट रूल था ये, आर्मी रूल का प्रेसिडेंट रूल था ये, ठीक है। तो स्टेट बंद था पूरी तरीके से, और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा कश्मीरियों को भी हुआ और कश्मीरी पंडितों को भी हुआ। कश्मीरी पंडितों को सबसे ज्यादा हुआ। कश्मीरियों को वही था कि भाई जब उनसे पूछा गया कि आपको बुरा लगता है आपका बेटा मिलिटेंट है, हाँ बिल्कुल बुरा लगता है, आर्मी पकड़ के ले जाते, आर्मी तो ले ही जाएगी पकड़ के, जिस पे भी डाउट होगा वो ले जाएगी। अब प्रॉब्लम ये हुई ना कि आर्मी के खिलाफ फिर गुस्सा बढ़ने लगा, लेकिन फिर आर्मी ने तुरंत इसको अपने फेवर में किया। 1990s में ही आर्मी ने पहले तो ऑपरेशन सर्प विनाश चालू किया, उसके बाद आर्मी ने ऑपरेशन सद्भावना भी चालू किया। कश्मीरियों का भरोसा जीता उन्होंने, और आज दोस्तों चीजें ठीक है, आज चीजें सामान्य हो रही हैं। इनफैक्ट कश्मीर पंडित भी अब धीमे धीमे वापस जा रहे हैं। वहां पे सरकार की पॉलिसी अब है कि लैंड और सब। एक और चीज थी कि जगमोहन ने तुरंत ही जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशंस थी, JKLF हो गई, आपका जमात इस्लामी, इनको तुरंत बैन किया, आते ही तुरंत बैन किया इनको कि इनके जितने भी मेंबर्स इनको पकड़ के जेल में डालो। और आर्मी फिर जीरो टॉलरेंस पे काम करती है, और आर्मी ने फिर अपना काम किया। आज की अगर स्थिति की बात करें तो आज भी कश्मीरी पंडित जो है अपने ही देश में रिफ्यूजी बने हुए हैं। अब कुछ तो निकल गए हैं। देखिए एक और चीज है, उस समय खाली एक नेता, कोई बीजेपी नहीं है, बीजेपी ने थोड़ा अपने छोटे लेवल पे काम किया, कंबल बांट दिया, कांग्रेस ने भी काम किया, मनमोहन सिंह की सरकार ने भी कश्मीरी पंडितों को वापस लाने की एक मुहिम चलाई थी, वो लेके आए थे। लेकिन उस समय खाली एक ही नेता था जिसने कश्मीरी पंडितों की मदद की, वो था बाला साहेब ठाकरे। बस इन्होंने मदद की। इन्होंने, राहुल पंडिता ये बताते कि इन्होंने क्या था ना कि उस समय कोटा दे दिया, एक ग्रुप जो है कश्मीरी पंडितों को बाला साहेब ठाकरे के पास पहुंचा। तो बाला साहेब ने बोला कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, बोला कि बस मुझे रिजर्वेशन दे दो। तो आज जो कश्मीरी पंडित आपको पढ़े लिखे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, उसमें बाला साहेब ठाकरे का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे ने महाराष्ट्र के कॉलेजेस में कश्मीरी पंडितों को रिजर्वेशन दिया 1-2%, जिसकी वजह से बहुत इंटेलेक्चुअल्स निकले, इंजीनियर्स निकले। वरना तो कैंप में पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल था, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, ना पैसे थे, ना खाना था, ना कपड़े थे, ये चीज थी। तो आज हमको करना क्या है, आज हमको कश्मीर को एक बहुत ही शानदार प्लेस बनाना है रहने के लिए, जिसमें कश्मीरी भी खुश रहे और कश्मीरी पंडित को भी वापस स्थापित किया जाए, दोनों को ही वापस स्थापित किया जाए, दोनों ही बढ़िया तरीके से रहें और कश्मीर आगे बढ़े। और पाकिस्तान को हटाओ, अब इसमें कश्मीरियों को बहुत साथ देना पड़ेगा, उनको पूरी तरीके से भारत की तरफ लॉयल कर। अरे पाकिस्तान अपने आप को तो संभाल नहीं रहा है, 4-5 साल के बाद है दोस्तों पाकिस्तान खुद ही टूट जाएगा, है ना। तो ये हिसाब किताब है। बाकी ये लेक्चर था दोस्तों, इस तरीके से नारे लगाए जाते थे, रलिफ सलिफ गलिफ, कन्वर्ट टू इस्लाम, लीव द लैंड और डाई। ये बिल्कुल ये मॉस्क से ये नारे लगते थे, और उसके बाद ये आपके दीवारों पे भी बहुत इस तरह के बहुत नारे लगाए जाते थे, और दीवारों पे भी ये लिखा जाता था, ठीक है ना। तो इस तरीके के स्लोगन्स जो हैं वो देखने को मिलते थे। बाकी टाइमलाइन आप देख लीजिए, गिरिजा टिक्कू तो ये इनका तो मर्डर 4 जून 1990 में गिरिजा टिक्कू थी लाइब्रेरियन, ठीक है। तो ये वापस आ रही थी, इनको किडनैप किया, ठीक है। 5 आतंकियों ने इनको किडनैप किया, टैक्सी में डाला, गैंग रेप किया, हफ्तों तक इनका गैंग रेप किया, और उसके बाद जिंदा थी है वो जो चेन सॉ मशीन नहीं होती है जिससे वो आप वो बड़े बड़े फर्नीचर्स काटते हैं, वो लकड़ी काटते हैं, वहां से बीच से काट डाला, 2 टुकड़े करके रोड पे फेंक दिया था, ठीक है। गिरजा टिकोरे से बहुत सारे मर्डर्स इस तरीके के हुए हैं, बहुत बर्बरता से। बिट्टा कराटे ने तो बहुत निर्मम तरीके से मारा है भाई। कर्नल जैन सक्सेना बोलते हैं कि उसने इतने ग्रूसम मर्डर किए, क्या बताएं। फिर सर्वानंद कौल प्रेमी, अगर इनकी बात करें दोस्तों, ये पोएट थे, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया थे, ये मतलब सेक्युलर, और काफी लोगों से अच्छे इनके संबंध थे, और इनको तो लगता था कि कभी भी जो मुस्लिम्स हैं वो हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, कश्मीरी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इनको मिलिटेंट पकड़ के ले गए, और इनके बेटे को भी पकड़ के ले गए, बहुत टॉर्चर किया। 75 साल के थे ये, बहुत टॉर्चर किया इनको, आंखें निकाल ली गई, नोच खसोट लिया गया, और उसके बाद इनको फांसी, मतलब ऐसे क्रूसीफाई टाइप का कर दिया गया, ठीक है। तो इट वॉज वेरी ग्रूसम। फिर लसा कौल, ठीक है, ये स्टेशन डायरेक्टर था श्रीनगर दूरदर्शन के, 13 फरवरी को इनको मार दिया गया। 2 फरवरी को सतीश टिक्कू बिट्टा कराटे का पहला मर्डर था, आरएसएस का मेंबर था, इसी के साथ घूमता था एक टाइम पे। सतीश टिक्कू बिट्टा कराटे का पहला मर्डर था। तो इस तरीके से हुआ। बाकी फिर 1998 में यहां पे जो वंधाना विलेज में
23 कश्मीरी पंडितों को मारा गया। मार्च 2003 में, ये तो दोस्तों बहुत ही आपको पता ही है, नदीमर्ग मसाकर 24 कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया। दिसंबर 1992 में हृदयनाथ वांचू जो कि ट्रेड यूनियन लीडर थे, उनको मार दिया गया। 1997 में, ठीक है, टेररिस्ट 7 कश्मीरी पंडितों को, तो कश्मीरी पंडितों के ऊपर हमला होता रहा है 2003 तक, लेकिन आर्मी ने भी मारा है, बहुत मारा है। आर्मी ने इतना मारा है, आर्मी हर जगह रेड मारती थी। आर्मी जब देखती थी इतने सारे असलहे, आर्मी ने समझिए 1000 से ऊपर आतंकियों को खत्म कर दिया। 1000 से ऊपर आतंकियों को खत्म कर दिया। जो भी मिलिटेंट्स उन सबको जेल में डाला। किसी की हिम्मत ही नहीं हुई उसके बाद से कि कुछ कर दे। तो अभी 370 हट गया है और अभी चीजें सामान्यता की तरफ चल रही है। लेकिन दोस्तों वही कश्मीरी पंडितों को एकदम इंसाफ मिलना चाहिए। मैं तो 3 साल से कह रहा हूं, तो कश्मीरी पंडितों को एकदम इंसाफ मिलना चाहिए। और सही यही रहेगा कि कश्मीर को बहुत बढ़िया जो भारत का मुकुट है ना, उसको वही बनाया जाए। कश्मीरी पंडितों को भी दोबारा लाया जाए और कश्मीरियों को भी वहां पे बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाए। साथ में पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो इसी मैसेज के साथ मैं लेक्चर खत्म करना चाहूंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।